एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें अर्थ का मास दिया हुआ है, मून का मास दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ और मून के बीच में। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है जिससे अर्थ मून को अपनी तरफ ग्रेविटी जो खींच रही है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो अर्थ का मास कैपिटल एम हो गया और स्मॉल एम से हमने मून के मास को डिनोट किया। जो डिस्टेंस दोनों के बीच में है वो हमें किलोमीटर में दे रखा है, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर लिया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी हो गया। तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन आएगा। तो मतलब न्यूटन में एक नोट होती है जो यूनिट है फोर्स की, और ये आंसर आया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। तो काफ़ी जो नेचुरल फिनोमिना है वो फिनोमिना इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो जैसे धरती हम सबको बांध के रखती है अपने चारों तरफ। अगर मान लो ग्रेविटेशनल पुल ना हो धरती का तो हम छलांग मारेंगे, हम तो ऊपर की तरफ ही चले जाएंगे, वापस धरती पे नहीं आएंगे। तो कोई पत्थर मान लो हम पड़ा है, वो सब धरती के ऊपर सारी चीजें, गाय भैंस चल रही हैं, सब पशु पक्षी बस चल रही है, वो सब धरती के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही सरफेस पे रह पा रहे हैं। मून भी जो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही है। ऐसे सूरज के चारों तरफ जो धरती चक्कर लगा रही है, या और प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स जो वो भी ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही है। जो समुद्र के अंदर टाइड्स उठती हैं, हर 15 दिन में समुद्र का पानी काफी फीट ऊंचा आ जाता है, मतलब किनारे की तरफ, अंदर की तरफ, और वो भी ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही है, मून और सन के। तो उसको हम आगे और डिटेल में भी समझेंगे। फ्री फॉल के बारे में हम समझते हैं। फ्री फॉल क्या होती है? इसमें एक्टिविटी करते हैं हम, एक पत्थर फेंकते हैं ऊपर की तरफ। जब हम पत्थर फेंकेंगे तो देखेंगे कि थोड़ी हाइट तक वो जाएगा, उसके बाद वो वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो जो नीचे गिर रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है। तो इस तरीके से जो चीज नीचे की तरफ, जो अर्थ की तरफ गिरती है लगातार, तो उसको फ्री फॉल में हम कंसीडर करते हैं कि वो फ्री फॉल में है, और उसकी वेलोसिटी भी लगातार बढ़ती रहती है जो जितनी देर अर्थ की तरफ गिरती रहेगी। और क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो हमें पता है कि वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो एक्सेलरेशन में है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये धरती के खिंचाव के कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। तो इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं, कि धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन, या फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको स्मॉल जी से डोनेट किया जाता है। तो इसके यूनिट तो सेम है, वही एक्सेलरेशन के जो यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर कि जो फोर्स होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। क्योंकि इस केस में जो एक्सेलरेशन जो है, सपोज मास अगर किसी पत्थर का एम है तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि जी के बराबर, तो स्मॉल जी से हम रिप्लेस कर सकते हैं ए को। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, ए की जगह हम जी लिख सकते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी। तो हमें यह भी पता है कि दो, जो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो जी इंटू मास ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर जो उनमें है। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो m छोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेविटी हमें की इससे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब ये जो d है, हमें पता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट धरती के ऊपर सरफेस पे है तो धरती का रेडियस तो बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, तो हम उस ऑब्जेक्ट को रेडियस को निग्लिजिबल मानते हुए टोटल जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो अर्थ के रेडियस के बराबर भी ले सकते हैं। तो नीचे d को हम r से भी चेंज कर सकते हैं। तो m जो कैपिटल है वो तो मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
तो अब हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जी की। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, अर्थ का मास हमें पता है 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस अर्थ का पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जब ये वैल्यूज हम इसमें डालेंगे इक्वेशन में तो हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ की वैल्यू हम निकाल पाए। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादातर पूरी धरती पे एक जगह ही है, जो पूरी जगह पूरे अर्थ के ऊपर ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली गई है। वैसे जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर्स पे थोड़ी सी कम होती है और पोल्स पे ज्यादा होती है, लेकिन हम पूरे अर्थ पे इसको कैलकुलेशंस के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेके चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक मोशन हम ध्यान से देखते हैं कोई ऐसी ऑब्जेक्ट का जो जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किस तरह का मोशन वो एग्जिबिट करेगा जो कोई ऑब्जेक्ट है। तो एक तो हम ये देखते हैं कि चाहे कोई हॉलो ऑब्जेक्ट होती है जो अंदर से खाली हो, जैसे बॉल अंदर से खाली हो तो उसको हॉलो बॉल कहेंगे, या सॉलिड हो कोई पूरी भरी चीज जैसे पत्थर भरा होता है तो वो सॉलिड हो गया। तो कोई हॉलो चीज या सॉलिड चीज या बड़ी या छोटी चीज हम फेंक के देखते हैं कि ऊपर से फेंकने पर ठीक टाइम एक ही टाइम पे धरती पे पहुंचते हैं या अलग अलग टाइम लेते हैं। तो हम बिल्डिंग के ऊपर से एक पेपर और एक पत्थर को फेंक के देखते हैं इस एक्टिविटी में। तो हम देखेंगे कि जो पेपर तो लेट पहुंचा, पत्थर जल्दी पहुंच गया। क्या कारण है उसका? तो उसका कारण है कि पत्थर जो पेपर था, पेपर के ऊपर एयर की रेजिस्टेंस के कारण उसको टाइम लगा। एयर की फ्रिक्शन पैदा करती है जो हवा जो है। अगर कहीं पे किसी ग्लास जार में हम एक्सपेरिमेंट करें या जहां एयर कम हो या वैक्यूम हो, तो हम देखेंगे कि जो पेपर और पत्थर एक टाइम पे ही धरती पे पहुंचेगा। यही इसका कारण है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, चाहे उसका मास कम है या ज्यादा है, उन सब के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। तो गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट ये करके देखा था। ऊपर से दो अलग अलग वेट के अलग अलग मास की ऑब्जेक्ट फेंकी थी, तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि एक ही टाइम पे धरती पे दोनों पहुंचती हैं। तो क्योंकि जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है धरती के चारों तरफ, तो हम जो कैलकुलेशंस जो हमारे पास इक्वेशंस थी 3 मोशंस की, उसके अंदर एक्सेलरेशन की जगह हम जी से भी चेंज कर सकते हैं उसको। तो वो तीनों वैलिड रहेंगी जो इक्वेशंस हैं, जिसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्टेंस है जो कवर किया, t टोटल टाइम है। तो a अगर वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज गिर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे को है और ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे को है, तो उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अपोज कर रही है मोशन को, तो उसमें नेगेटिव लेंगे इसको हम। अब एक एक्सरसाइज ये एग्जांपल करके देखते हैं। एक कार ऊपर से एक लेज मतलब थोड़ी ऊंचाई से गिरती है नीचे की तरफ, तो उसे आधा सेकंड लगता है 0.5 सेकंड ग्राउंड तक पहुंचने में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें जी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसे 10 ले लेते हैं। तो हमें कैलकुलेट करनी है कि किस स्पीड से वो टकराई कार धरती के साथ और उसकी एवरेज स्पीड क्या रही इस आधे सेकंड के अंदर, और कितनी ऊंचाई से गिरी वो, ये 3 चीजें। तो हमें टाइम दे रखा है हाफ सेकंड। ऊपर से जब गिरी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो 0 लेते हैं क्योंकि नीचे को गिरना शुरू हुई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो जो इक्वेशन है वो होती है v इज इक्वल टू u प्लस 80। u तो हमें पता है 0 है, तो 0 प्लस 80 मतलब 80 बचेगा। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम 0.5, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे टकराई।
एवरेज स्पीड हमें पता है कि इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाई 2, तो ये इनिशियल स्पीड 0 थी, फाइनल 5, तो इसको 2.5 आ गया एवरेज स्पीड हमारे पास, 2.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो हमें पता है कि s इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। यू तो 0 है तो ये तो 0 बन गया, इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्र बच गया, हाफ ए 10 है, टी आधा सेकंड है 0.5। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो डिस्टेंस टोटल 1.25 मीटर है, मतलब 1.25 मीटर ऊपर से गिरी वो। तो तीनों चीजें हमें पता लग गई। एक और एग्जांपल करते हैं। इसमें ऊपर की तरफ हमने पत्थर फेंका और वो 10 मीटर की हाइट तक गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एक तो नीचे से किस वेलोसिटी से हमने ऊपर को पत्थर फेंका, वो कैलकुलेट करना है, और दूसरा कितने टाइम में वो ऊपर पहुंचा फेंकने पे। तो इसमें हमें एक तो डिस्टेंस दे रखा है s 10 मीटर, वेलोसिटी हमें पता है जब सबसे ऊपर पहुंच गया तो उसकी 0 हो जाएगी वेलोसिटी, तभी नीचे को गिरना शुरू होगा, रुक जाएगा वहां सबसे ऊपर जाके। तो ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई ऊपर पहुंचने तक। इनिशियल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन इस डायरेक्शन में जब हम ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन तो ऑपोजिट एक्ट कर रही है वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में ली जाएगी ऊपर की तरफ जाते हुए, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो है v स्क्वायर, ये जो इक्वेशन थी, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी v 0 है, u हमने कैलकुलेट करना है, u 2 मल्टीप्लाई बाई -9.8 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई s जो है डिस्टेंस 10 मीटर। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये √196 का लेना पड़ेगा, वो आएगा 14। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने ऊपर चीज फेंकी वो थी 14 मीटर पर सेकंड। अब हम निकालते हैं टाइम। तो ये दूसरी इक्वेशन में हमें पता है कि एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 14 है, और a माइनस में है 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t जो है वो टाइम हमें कैलकुलेट करना। तो इस इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा टाइम 1.43 सेकंड, मतलब नीचे से ऊपर को पत्थर को फेंकने के अंदर टॉप पे पहुंचने में 1.43 सेकंड लगे। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं, हमें क्या क्या चीज दे रखी है, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कोई भी जो हमें अलग अलग जो दे रखी है, इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो चीज ना दे रखी हो।